हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस बुक का 5वां वीडियो कवर करेंगे। यानी कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है एडुटेरिया बिहार दरोगा 2023 के लिए। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के सेट नंबर 4 तक को पूरी डिटेल में कवर कराया हुआ है नए करंट अफेयर्स के साथ। और आज इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। और यह जो वीडियो है, यह जो हमारा सीरीज चल रहा है बिहार मद्य निषेध में जो दरोगा की वैकेंसी 2023 में आई हुई है, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। सेशन को आप लोग पूरा देखेंगे। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 से संबंधित कोई भी इम्पॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। प्रश्न को जब भी पढ़ेंगे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। देखिए, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताते चलेंगे। देखिए, अगर हम बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन, याद रखेंगे 42वां संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है मौलिक कर्तव्य को संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत जो है इसको रखा गया है। टोटल कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसको कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है। इन सारी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। देखिए, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, ये जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उसमें सुधार करना, ये भी आता है। सद्भाव को बढ़ावा देना, ये भी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण, ये जो है फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का क्या है, तो यह मूल अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, न कि मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो यही ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य जो है क्या है, तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख जो है संविधान के भाग 4 में है। कहाँ से, तो 36 से लेकर के 51 तक में। इसे कहाँ से लिया गया है, तो इसको आयरलैंड से लिया गया है। और आयरलैंड ने इसको कहाँ से लिया था, तो स्पेन से लिया था। इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नागरिकता जो है संविधान के भाग 2 में है, बिल्कुल ये करेक्ट दिया गया है। संघ और राज्यों के बीच संबंध जो है ये भाग 11 में है, ये भी सही दिया गया है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है ये भाग 16 में नहीं है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं जो है यह भाग 14 में है। किस में है यह जो है भाग 14 में है। ठीक है, याद रखेंगे भाग 14 में है। राजभाषा भाग 17 में है, ये भी सही दिया गया है। सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से किन राज्यों में राज्यसभा की सीटों की संख्या समान है, यानी कि बराबर है। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा में पिछली बार जो 2213 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी, वहाँ तक जितने भी बिहार दरोगा में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज अलग अलग वीडियो में कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, ज्योग्राफी का अलग, पॉलिटी का अलग, साइंस का अलग। अगर आपने अब तक उनको नहीं देखा है, देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इनका प्लेलिस्ट भी बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। देखिए, इसमें से अगर हम बात करें तो समान सीटों की संख्या जो है राज्यसभा में, ये है बिहार और पश्चिम बंगाल में। बिहार में कितना है, राज्यसभा का 16 सीट है और पश्चिम बंगाल में भी 16 सीट है। क्लियर है। अच्छा, बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है और पश्चिम बंगाल में कितना है, तो पश्चिम बंगाल में 42 है। इसको भी साथ साथ याद रखेंगे। देखिए, यहाँ केरल में कितना है राज्यसभा में सीटों की संख्या,
तो केरल में जो है 9 है। कितना है? 9 है। पंजाब में कितना है? पंजाब में 7 है। छत्तीसगढ़ में कितना है? छत्तीसगढ़ में 5 है। झारखंड में कितना है? झारखंड में 6 है। राजस्थान में कितना है? राजस्थान में 10 है और गुजरात में 11 है। तो ये अलग अलग हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल का 16-16 है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को भेजे गए विधेयक का पारित होना आवश्यक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो ये जो संयुक्त बैठक है यह किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है? तो यह करता है लोकसभा का अध्यक्ष। क्लियर है। और देखिए, संयुक्त बैठक को भेजा गया विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के साधारण बहुमत से पारित होता है। तो उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से अपनाई गई है? ठीक है, तो देखिए ये फ्रेंड्स लिया कहाँ से गया है? तो यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग की प्रक्रिया आर्टिकल 61 में है। ध्यान रखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसको अमेरिका के संविधान से जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रक्रिया अपनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? तो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 85 जो है, आर्टिकल 85, इसमें जो है फ्रेंड्स यह संबंधित किससे है? तो यह संबंधित संसद के सत्र अवसान और विघटन से संबंधित है। अनुच्छेद 85, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन अधिकृत है? तो यह संसद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। चलिए, और सुप्रीम कोर्ट का जो है गठन का प्रावधान आर्टिकल 124 में है, अनुच्छेद 124 में है। उसके बाद देखिए, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा की शर्तें भारत के राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम यानी कि गणपूर्ति हेतु कम से कम कितने सदस्यों का होना आवश्यक है? तो यहाँ पर देखिए, कम से कम जो है कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक चाहे वह सामान्य हो या फिर विशेष या बजट पास कराना हो, तो उक्त सभी बैठक में कोरम कुल सदस्य संख्या का 50% होना अनिवार्य है, यानी कि कुल सदस्य संख्या के आधे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस अधिनियम संशोधन द्वारा भारत द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है? तो फ्रेंड्स यह है 84वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्टली याद रखेंगे कब तक? तो 2026 तक जो है इसमें कोई भी परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया है इसके तहत। अगला प्रश्न कि भारत में अब तक कितनी बार रुपये का अवमूल्यन किया गया है? बताइए। तो भारत में जो है अब तक 3 बार रुपये का अवमूल्यन हुआ है, 1949, 1966 और 1991 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाता है। उसके बाद देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार नगद आरक्षित अनुपात CRR कैश रिजर्व रेशियो का अधिकतम प्रतिशत कितना हो सकता है? तो यह जो है फ्रेंड्स देखिए, अगर हम बात करें तो यह हो सकता है 15%। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार CRR का अधिकतम प्रतिशत 15% और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम 3% होता है। यहाँ पर अधिकतम पूछा गया है तो 15, न्यूनतम पूछेगा तो 3%, इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? अच्छा, LIC की बात करें तो स्थापना 1956 में हुई थी। कब? 1956 में। क्लियर है फ्रेंड्स। और इसका मुख्यालय मुंबई में है, हेडक्वार्टर मुंबई में है। वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन हैं? यह इम्पॉर्टेंट है, करंट से रिलेटेड है, मैं आपको बता रहा हूँ। वर्तमान में LIC के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती हैं।
सिद्धार्थ मोहंती याद रखेंगे। चलिए, मुंबई हो जाएगा। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसको माना जाता है? भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक तो है यह जेम्स विल्सन को माना जाता है। जेम्स विल्सन ने पहली बार 1860 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में बजट प्रस्तुत किया था। इसीलिए जो है जेम्स विल्सन को भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न कि दुर्गापुर इस्पात कारखाना की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? अब यहाँ पर देखिएगा, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, ठीक है, ये जो इस्पात संयंत्र हैं, इस्पात कारखाने हैं, इनकी स्थापना जो है दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि यूएनईपी का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ अवस्थित है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका मुख्यालय जो है नैरोबी में है। नैरोबी राइट आंसर हो जाएगा। 1972 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको भी ध्यान रखेंगे। दो भिन्न भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र जो है यह इकोटोन कहलाता है। इकोटोन कहलाता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी के दिन मनाया जाता है। और इस वर्ष इसका थीम क्या था? तो फ्रेंड्स, इस वर्ष इसका थीम था इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रिस्टोरेशन। इट्स टाइम फॉर वेटलैंड, यहाँ मैं लिखता हूँ इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन, ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, वेटलैंड रेस्टोरेशन इस वर्ष का थीम रहा था। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? यहाँ देखिए, वन पूछा गया। अगर हम बात करें वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसके अनुसार जो है 2021 का जो वन रिपोर्ट है, इसके अनुसार जो है देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कुल वन और वृक्ष आवरण, दोनों बता रहा हूँ, वन और वृक्ष आवरण जो है भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 24.62% है। यहाँ पर केवल वन पूछा गया है, तो यह जो है 21.71% है। चलिए, सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला जो राज्य है ये मध्य प्रदेश है। अगर प्रतिशत में अगर बात पूछा जाए कि वन आवरण प्रतिशत सबसे ज़्यादा, तो मिजोरम में है। अगला प्रश्न है कि नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक कहाँ अवस्थित है? नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक जो है यह नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिएगा कि पनियान और इरोला जनजातियाँ किस राज्य में निवास करती हैं? तो यह जनजातियाँ जो है यह निवास कहाँ पर करती हैं? तो केरल में। केरल में जो है कादर मोपला, ठीक है, कादर मोपला, पनियान, इरुला, ये केरल की जनजातियां हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, एक टोडा जनजाति पाया जाता है। टोडा कहाँ पर पाया जाता है? तमिलनाडु में, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? सही पूछा गया है, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो सही दिया गया है ये कवास गुजरात में है, ठीक है। रामागुंडम जो है ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कोरबा कहाँ पर है? तो कोरबा जो है यह छत्तीसगढ़ में है। तलचेर या तालचेर कहाँ पर है? तो ये उड़ीसा में है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक मैंगनीज उत्पादन करता है? तो सबसे ज़्यादा मैंगनीज का उत्पादन उड़ीसा करता है। अगला प्रश्न है कि मानव भूगोल का पिता निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो ये किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कार्ल रिटर को। किसको कहा जाता है? मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भूगोल का जनक किसको कहा जाता है? भूगोल का पिता जो है ये कहा जाता है हिकैटियस को, ठीक है, हिकैटियस को। और मानव भूगोल का कार्ल रिटर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। और इरेटेनेस्थनीज जो है इसको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैंने आपको सभी बता दिया, ठीक है। देखिए, एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मानव भूगोल का पिता कार्ल रिटर को, भूगोल का जनक हिकैटियस को, व्यवस्थित भूगोल का जनक इरेटेस्थनीज को, आधुनिक भूगोल का जनक जो है ये हम्बोल्ट को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पार्थिव ग्रह नहीं है? पार्थिव ग्रह पूछा गया है यहाँ पर। तो पार्थिव ग्रह या फिर इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल।
ठीक है। और एक होता है बृहस्पतीय ग्रह। बृहस्पतीय ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आता है। तो यहाँ पर पार्थिव ग्रह जो है ये शनि नहीं है, शनि जो है बृहस्पतीय ग्रह है। बाकी बुध, शुक्र, मंगल और एक पृथ्वी, याद रखेंगे ये पार्थिव ग्रह हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में बनती है। उपसौर की स्थिति पूछा गया है। तो उपसौर क्या होता है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होता है तो उसको उपसौर कहते हैं। और ऐसे स्थिति जो है यह 3 दिसंबर के दिन 3 जनवरी के दिन बनती है। कब? 3 जनवरी। 3 जनवरी मैंने लिख दिया, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और जब पृथ्वी सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो उसको कहा जाता है अपसौर। उसको क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और यह स्थिति जो है 4 जुलाई के दिन बनती है, 4 जुलाई के दिन। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय निम्नलिखित में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ का मुख्यालय जो है यह पेरिस में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित करने वाला यह एक वरिष्ठ निकाय है, ठीक है। पेरिस राइट आंसर इसका हो जाएगा। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ये जाना जाता है चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर है और यह अपने घोड़े के नाल के समान मुख के कारण इसको जो है भारत का नियाग्रा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा यानी कि टेरेस्ट्रियल वाटर समुद्र तट से कितनी समुद्री मील की दूरी तक है? तो भारत की प्रादेशिक जल सीमा आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील दूरी तक फैला हुआ है, ठीक है। भारतीय तट रेखा 9 राज्यों को छूती है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 12 नॉटिकल मील यानी कि 12 समुद्री मील इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाउ जो है यह कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखेंगे किलाउ जो है यह अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। अमेरिका के हवाई द्वीप पर किलाउ ज्वालामुखी है। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान नहीं है? अच्छा, आग्नेय चट्टान के मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। आग्नेय चट्टान के एग्जाम्पल तो एक यहाँ पर देखिए ग्रेनाइट हो गया, उसके बाद यहाँ पर देखिए ग्रेबो हो गया, उसके बाद बेसाल्ट हो गया, और एक और नाम याद रखेंगे, ये नाम है कौन सा? ड्यूनाइट, ठीक है, ड्यूनाइट। ये जो है आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। इसमें से देखिए बलुआ पत्थर जो है यह अवसादी चट्टान का एग्जाम्पल है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, स्लेट और एक कांगलोमरेट, ठीक है, कांगलोमरेट, ये जो है ये किस पत्थर के उदाहरण है? तो अवसादी चट्टान के उदाहरण है, ठीक है। चलिए राइट आंसर बलुआ पत्थर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन परीक्षण किसका पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो आयोडीन परीक्षण मुख्यतः स्टार्च का पता लगाने के लिए किया जाता है। स्टार्च का, वसा का पता लगाने के लिए अल्कोहल परीक्षण किया जाता है। प्रोटीन का पता लगाने के लिए ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है, ब्यूरेट टेस्ट, ठीक है, ब्यूरेट टेस्ट किया जाता है। किसका पता लगाने के लिए? तो प्रोटीन का पता लगाने के लिए, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए ब्लड का, रक्त का परीक्षण किया जाता है। तो यह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ठीक है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट। वर्मी कंपोस्टिंग में प्रयुक्त होता है। वर्मी कंपोस्टिंग में जो है इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृमि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। केंचुआ का इसमें जो है प्रयोग किया जाता है। वर्मी कंपोस्ट एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसमें कृमि के द्वारा जैविक खाद बनाई जाती है। पके हुए अंगूर में निम्न में से क्या पाया जाता है? अच्छा, अंगूर में जो होता है टार्टरिक एसिड पाया जाता है, ये तो आपको पता है। और पके हुए अंगूर में ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजों को संरक्षित करने के लिए जो सबसे उपयुक्त वातावरणीय दशा है वो आपसे पूछा गया है। तो ये सबसे उपयुक्त वातावरणीय दशा ठंडी और शुष्क स्थिति है। ठंडी और शुष्क स्थिति है क्योंकि इस स्थिति में बीज को अंकुरन तथा सड़न या नष्ट होने से बचाया जा सकता है। उसके बाद देखिएगा कि प्रकाश श्वसन का अवस्तर क्या है? सबस्ट्रेट इसका क्या है? तो फ्रेंड्स यह है ग्लाइकोलेट, ठीक है, ग्लाइकोलेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक नहीं है? संयोजी ऊतक कई बार मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? अस्थि, उपास्थि, रक्त, ये संयोजी ऊतक है। त्वचा जो है यह संयोजी ऊतक
नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि टिटेनस का कारण क्या है। तो टिटेनस जो होता है यह किसके द्वारा होता है, तो फ्रेंड्स यह जीवाणु के द्वारा होता है और इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इस रोग के उपचार के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। उसके बाद देखिए आरएनए में, आरएनए यहाँ मैं लिख देता हूँ, आरएनए में थायमिन के स्थान पर कौन सा पिरामिडीन बेस होता है। अच्छा देखिए, पिरामिडीन बेस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक तो थायमिन है, ठीक है, दूसरा साइटोसिन है। यहाँ देखिए साइटोसाइन या साइटोसिन, एक थायमिन हो गया, दूसरा साइटोसाइन हो गया और तीसरा यूरेसिल हो गया। क्लियर है। अब इसमें पूछा गया है कि इसमें थायमिन के स्थान पर किसमें, तो आरएनए में। देखिए ध्यान दीजिएगा, डीएनए में क्या होता है, तो डीएनए में एक तो होता है आपका थायमिन, ठीक है, डीएनए में थायमिन होता है और एक होता है साइटोसाइन। साइटोसाइन और आरएनए में क्या होता है, तो आरएनए में होता है, ध्यान रखेंगे, यूरेसिल। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है और एक होता है साइटोसाइन। साइटोसाइन डीएनए में भी होता है और साइटोसाइन आरएनए में भी होता है। ठीक है, तो डीएनए और आरएनए दोनों में साइटोसाइन होता है और एक डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरेसिल होता है। तो यहीं पूछा गया है, तो डीएनए में थायमिन होता है, उसके स्थान पर आरएनए में कौन सा पिरामिड बेस होगा, तो यह आपका हो जाएगा यूरेसिल। ठीक है, क्योंकि साइटोसाइन दोनों में है, तो यूरेसिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा मोलास्का संघ का एकमात्र उदाहरण है। मोलास्का का उदाहरण इसमें से पूछा गया है, बताइए। तो मोलास्का का जो उदाहरण है इसमें से आपका हो जाएगा ऑक्टोपस। ठीक है, टिड्डी, तितली, बिच्छू, ये ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद देखिए हार्मोन के एक रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। तो ये उदाहरण जो है ये कौन सा है, ऑक्सीटोसिन है। यह एक स्तनपायी हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि बेकेलाइट के विनिर्माण के लिए प्लास्टिक उद्योग में किसका व्यापक प्रयोग किया जाता है। तो ये प्रयोग किया जाता है फिनॉल का। किसका, फिनॉल का प्रयोग किया जाता है। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक कौन सा है। तापीय विद्युत केंद्र का प्रमुख गैसीय प्रदूषक जो है यह सल्फर डाइऑक्साइड है। सल्फर डाइऑक्साइड है। यह जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, यह अम्ल वर्षा का प्रमुख घटक होता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हरित घर प्रवाह यानी कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में योगदान करता है। तो इसमें से जो होगा यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन हो जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। इसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, जलवाष्प भी है, मीथेन भी है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना आपको। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी है। तो सबसे प्रचुर जो है ये ऑर्गन है। कौन सा है, ऑर्गन है सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व इनमें से कौन सा है। तो फ्रेंड्स यह है हीलियम। ठीक है, कौन सा है, हीलियम का आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होता है। चलिए सबसे अधिक हीलियम हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है, तो इसको म्यूरेटिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, म्यूरेटिक एसिड इसको कहा जाता है, म्यूरेटिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को। उसके बाद देखिए बिना बुझा हुआ, देखिए बिना बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड है। अच्छा एक बुझा हुआ चूना होगा, बुझा हुआ चूना का क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, CaOH2 होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मोमबत्ती बनाने के लिए प्रयुक्त मोम रासायनिक दृष्टि से किसका मिश्रण है। तो मोम जो है यह एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। ठीक है, तो एलिफैटिक हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सी न्यूनतम तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो न्यूनतम तापमान पर जो है हाइड्रोजन गैस द्रव में बदल जाती है। हाइड्रोजन की खोज कैवेंडिश ने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। ठीक है, किसने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। चलिए तो यह आपका हाइड्रोजन हो जाएगा। स्थिर वैद्युत अवक्षेप का देखिए, ठीक है, प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यहाँ अवक्षेप बना लीजिए। अवक्षेप का प्रयोग जो है किसको नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है किसको,
वायु प्रदूषण को, ठीक है। स्थिर वैद्युत अवक्षेपित का प्रयोग वायु से निलंबित कणों को मुक्त करने के लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषण हो जाएगा। धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार जो होता है यह न्यूट्रल होता है। कैसा होता है? तो न्यूट्रल होता है। क्यों? तो क्योंकि धारावाहक तार में इलेक्ट्रॉनों का लगातार प्रवाह होता रहता है। धारा की समाप्ति के बाद आवेश भी समाप्त हो जाते हैं, तो ये न्यूट्रल होगा। उसके बाद देखिए, वस्तु का संवेग किन किन कारकों पर निर्भर नहीं करता है। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? तो m/v होता है, यानी कि यह मास पर और वेलोसिटी पर निर्भर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो यह जो है आयतन पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। नहीं पूछा गया, अगर पूछता तो किस पर करता है, तो ए और बी आंसर होता, द्रव्यमान और गति पर, लेकिन नहीं पूछा गया है तो वस्तु के आयतन होगा। MRI इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग हिंदी में चुंबकीय अनुनाद चित्रण कहा जाता है, ठीक है। मशीन में, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें चुंबकीय किरणों का प्रयोग किया जाता है, चुंबकीय तरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वर्णांधता एक प्रकार का दोष है, इसमें किस लेंस का प्रयोग के द्वारा इसको दूर किया जा सकता है? तो कलर ब्लाइंडनेस जो है यह अनुवांशिक है, अनुवांशिक रोग है। और इसमें क्या होता है कि मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो लाल और हरा में विभेद आदमी नहीं कर पाता है, और इसको किसी भी लेंस के द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। शीतलन की दर किस पर निर्भर करती है? शीतलन की दर जो है यह निर्भर करती है पिंड और उसके आसपास की चीज़ों के बीच तापमान में अंतर पर। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्म के मंदिर हैं? मध्य प्रदेश का जो खजुराहो में मंदिर है इसको चंदेल शासकों ने बनवाया है, और यह संबंधित है हिंदू और जैन धर्म से, हिंदू और जैन से, तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो ये आक्रमणकारी था बख्तियार खिलजी, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, ठीक है। चलिए, और नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है यह किसने किया था? तो कुमार गुप्त ने करवाया था। अगला प्रश्न करेंगे कि श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका तथा पुरी में 4 मठ किसके द्वारा स्थापित किए गए हैं? तो ये 4 मठ आदि शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन दूध, दही, घी ये सब था, ठीक है। तो और ऋग्वेद में भी दूध में जौ डालकर खाने का उल्लेख मिलता है, और ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं मिलता है, तो दूध और इसके उत्पाद हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था? तो मोहम्मद गोरी को जो है पहली बार अनहिलवाड़ के शासक भीम द्वितीय ने 1178 में पराजित किया था। चंगेज खान ने जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, यह इल्तुतमिश के समय में किया था, ठीक है। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली लाया था, इसको भी आप याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए, दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया था? तो पुराना किला का निर्माण शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। शेर शाह सूरी राइट आंसर हो जाएगा, शेर शाह, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये बम्बई में हुआ था। कब? तो 1885 में, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था। चलिए, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे पर शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च जो है आपको याद रखना है, 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च स्टार्ट किया था, ठीक है। और 6 अप्रैल 1930 को ये पहुँचे कहाँ पर? दांडी। नमक बना करके नमक कानून तोड़ा, और इसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गई। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाया गया नमक का एकाधिकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाक्रम का सही कालानुक्रम बताएं। सिपाही विद्रोह 1857, वास्को डी गामा का भारत आगमन 1498, बाबर द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526। अब ये क्रम बहुत ही आसान हो गया। सबसे पहले 2 होगा, फिर आपका 1 होगा, फिर आप 2 होगा, फिर 3 होगा और 1 होगा। तो 2, 3, 1 यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कांग्रेस पार्टी में दूसरा विभाजन जो है
यह कब हुआ था? अच्छा, पहला विभाजन तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा, 1907 में, ठीक है, पहला विभाजन हुआ था। और पुनः ये 1916 में एक हो गए थे, परंतु 1918 में पुनः दूसरी बार कांग्रेस का विभाजन मुंबई में हुआ था 1918 में। निम्नलिखित में से कौन भारत विभाजन परिषद का अध्यक्ष था? तो यह लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि दिग्दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो ये दिग्दर्शन तथा जो समाचार दर्पण के संस्थापक थे ये मार्समैन थे। कौन थे? ये मार्समैन थे। ठीक है, जेम्स अगस्टस हिक्की जो था ये बंगाल गजट नामक समाचार पत्र को स्टार्ट किया था। अब यहाँ से फ्रेंड्स मैं आपको करंट अफेयर्स का 25 प्रश्न कवर करवाऊंगा। इस सेशन में हम लोग 95 प्रश्न कवर करेंगे मैथ रीजनिंग को छोड़ करके। इन 95 प्रश्नों में आप लोग अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए प्रश्न पढ़ेंगे कि 95वां ऑस्कर अवार्ड के तहत नाटू नाटू गाने को सर्वश्रेष्ठ गाने का अवार्ड दिया गया। इसके संगीतकार कौन है? याद रखेंगे, नाटू नाटू को दिया गया। ठीक है, नाटू नाटू गाने को दिया गया। इसका संगीतकार कौन थे यह पूछा गया है, तो इनका नाम है एम कीरवानी। एम कीरवानी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए गेल के नए निदेशक कौन बने हैं? महानिदेशक जो हैं गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये बने हैं, नाम याद रखना है, संदीप कुमार गुप्ता। अच्छा, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। उसके बाद देखिएगा कि INS वेला स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को किस देश ने विकसित किया है? तो फ्रेंड्स इसको विकसित किया है किसने? फ्रांस ने। फ्रांस ने विकसित किया है। ठीक है फ्रेंड्स, राफेल लड़ाकू विमान इसको भी फ्रांस ने ही विकसित किया है। डिसॉल्ट एविएशन एक कंपनी है जिसने राफेल को डेवलप किया है, डिसॉल्ट एविएशन। अगला प्रश्न कर लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में आए मेंडस तूफान का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो ये मेंडस तूफान जो था इसका नामकरण किया गया है किसके द्वारा? तो फ्रेंड्स UAE के द्वारा। और इस तूफान ने हाल ही में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है भारी तबाही मचाई थी। इसका जो उत्पत्ति हुआ था बंगाल की खाड़ी में हुआ था। अगला प्रश्न कि हाल ही में तेजपुर लीची को GI टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से है? अच्छा, शाही लीची का संबंध बिहार से है। तेजपुर लीची पूछा गया है तो यह असम से संबंधित है। हाल ही में बालकृष्ण दोषी का निधन हो गया, उनका संबंध था। बालकृष्ण दोषी एक प्रसिद्ध आर्किटेक्ट थे। ठीक है, और देखिए 2018 में इनको प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया था। प्रित्जकर पुरस्कार जो कि आर्किटेक्ट का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। यह सम्मान पाने वाले यह पहले भारतीय थे, इसीलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बालकृष्ण दोषी का संबंध जो है यह वास्तुकला से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी कि गठबंधन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन स्थापना 2015, हेडक्वार्टर गुरुग्राम इंडिया में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है ये RK सिंह हैं। जलदूत ऐप को किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? जलदूत ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जो है यह जारी किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि भारत तथा अमेरिका के मध्य 7वां संगम अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया गोवा में। गोवा में यह एक नौसैन्य अभ्यास है। गोवा राइट आंसर हो जाएगा। भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा के उद्देश्य से BSF द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो यह ऑपरेशन जो है इसका नाम है ऑपरेशन अलर्ट। ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक प्रथम स्थान डेनमार्क का रहा है। ठीक है, जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा यह जारी किया जाता है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए भारत का स्थान इसमें 8वां है। डेनमार्क राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि आम बजट 2023-24 के तहत मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये किया गया है 60,000 करोड़। डिजिटल शक्ति 4.0 कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स यह किया गया है महिला आयोग के द्वारा। महिला आयोग इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर ध्यान रखेंगे आप। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री सरिता का संबंध, टोटल 25 व्यक्तियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2022 में। और इनका संबंध जो है सरिता, इनका संबंध कुश्ती से है। फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा
तो ये कहाँ पर किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, यह कहाँ पर होगा? फीफा अंडर 20 महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कोस्टा रिका में, कोस्टा रिका हो जाएगा। और फीफा अंडर 20 पुरुष विश्व कप का खिताब जो होगा आयोजन इंडोनेशिया में होगा और महिला वाला कोस्टा रिका में। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि महिला सशक्तिकरण पर G20 का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यह आयोजित किया गया आगरा में, ठीक है, आगरा में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद कि विश्व दाल दिवस, विश्व दाल दिवस यानी कि वर्ल्ड पल्स डे, ये कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 10 फरवरी के दिन मनाया जाता है। इसका थीम क्या था इस बार? तो पल्स टू एम्पावर यूथ इन अचीविंग सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स, ठीक है। चलिए डूरंड कप 2022 का विजेता, तो डूरंड कप 2022 का विजेता बेंगलुरु है, इसने मुंबई सिटी को हरा करके यह खिताब जीता है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड हेतु किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? कल ही मैंने बताया था, इस फिल्म का नाम है द फेबलमैन्स, ठीक है। रक्सौल हल्दिया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की शुरुआत किस वर्ष तक की जाने की घोषणा की गई है? रक्सौल हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, वहाँ तक ग्रीनफील्ड का निर्माण 2023 तक शुरू करने की घोषणा की गई है, 2023 हो जाएगा। हाल ही की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाने की घोषणा की गई है? तो ये कैमूर में, कहाँ पर? कैमूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया है? देखिए पहले राष्ट्रीय पार्टी टोटल कितनी थी? 8 राष्ट्रीय पार्टी थी। अब क्या हुआ है कि अब एनसीपी को, टीएमसी को और सीपीआई को राष्ट्रीय पार्टी की दर्जा से हटा दिया गया है। तो 8 में से जब 3 हट गए तो कितना बचा? 5 बचा। और अब एक नया राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लिया है आम आदमी पार्टी ने। तो अब टोटल पार्टियां कितनी है राष्ट्रीय? तो 6 हो गई हैं। 5 पहले थी, 8 में से 3 निकल गए तो 5 बचे और एक आम आदमी पार्टी जुट गई, तो टोटल 6 वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इसको ध्यान रखेंगे आप। चलिए आम आदमी पार्टी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फीफा विश्व कप 2022 में किस टीम को फेयर प्ले अवार्ड दिया गया? अच्छा, ये आयोजन हुआ था कतर में, विजेता इसमें कौन रहा था? अर्जेंटीना था, फ्रांस को हरा करके जीता था और इसमें फेयर प्ले का अवार्ड खिताब इंग्लैंड को दिया गया था। मस्कट इसका लाइव था, क्या था? मस्कट जो था इसका लाइव था। अच्छा, ये 2022 में हुआ था, अगला 2026 में होगा। कहाँ पर होगा? तो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में होगा, ठीक है। चलिए ये आपका इंग्लैंड राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक मैनग्रोव वाला राज्य कौन सा है? तो ये पश्चिम बंगाल है, आपको भी याद है, ठीक है। दूसरे स्थान पर गुजरात है, पश्चिम बंगाल होगा। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति चुनाव 2022 हेतु कुल कितने वोट पड़े थे? कुल 4754 वोट पड़े थे, 4754 वोट पड़े थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए ये प्रश्न आपके लिए है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? अपना स्कोर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए।